हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th क्लास के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे मेटलर्जी के बारे में या धातु को निष्कर्षित करने के सिद्धांत। तो इसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक पृथक्करण विधि। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी धातु जो है या अयस्क है उसके सांद्रण की 4 विधियाँ होती हैं। तो उन चारों में से एक विधि जो है वो रासायनिक पृथक्करण विधि है और रासायनिक पृथक्करण विधि का एक उदाहरण मैं आपको करवा चुका हूँ। तो चलिए इसके अंदर अब देखते हैं कि एल्यूमिना का जो निक्षालन है वो कैसे किया जाता है। एल्युमिनियम जो है उसका अयस्क जो होता है वो है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट से एल्यूमिना का निक्षालन किस प्रकार से होता है ये हम इस विधि में सीखेंगे। तो देखिए इसके अंदर मेन जो है वो रिएक्शन पे हमें ध्यान देना है। इसमें आप देख रहे हैं कि नीचे रिएक्शन लिखी हुई है Al2O3.2H2O। तो ये बॉक्साइट का फार्मूला है। बॉक्साइट की जब NaOH के साथ रिएक्शन करा दी जाती है तो आगे आप देख रहे हैं 2NaAlO2 बन रहा है, जिसको कि हम सोडियम मेटाइल्यूमिनेट कहते हैं। सोडियम मेटाइल्यूमिनेट जो है इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, जैसे ये एक रिएक्शन है, सोडियम मेटाइल्यूमिनेट जो है ये देखिए इस रिएक्शन में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो सोडियम मेटाइल्यूमिनेट NaAlO2, इसके अंदर हम वाटर की रिएक्शन इसके साथ कराते हैं, यानी कि जल की क्रिया इसके साथ कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? ताज़ा AlOH3 की उपस्थिति में। तो जैसे ही ये जल के साथ क्रिया करेगा खुद भी क्या बना लेगा? AlOH3 बना लेगा। इस AlOH3 का निस्तापन करने पर, यानी कि इसको गर्म करने पर शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होता है। तो इस विधि को बेयर की विधि कहा जाता है। ठीक है, बेयर की विधि में आपने याद रखना है कि बॉक्साइट की अभिक्रिया किसके साथ करा दी जाती है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, उसके बाद में ये सोडियम मेटाइल्यूमिनेट बनता है। सोडियम मेटाइल्यूमिनेट को फिर हमने क्या करा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति के अंदर वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो AlOH3 बना। फिर AlOH3 को गर्म करने पर शुद्ध एल्यूमिना बना। तो इसका तो ये एक मेथड हुआ। फिर देखिए जो दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड है हॉल की विधि। अब हॉल की विधि और जो है बेयर की विधि एक जैसी हैं, लेकिन हॉल की विधि में सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह क्या यूज़ किया हुआ है? सोडियम कार्बोनेट यूज़ किया है। तो आप इसमें देख रहे हैं, ये देखो कि बॉक्साइट की क्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ कराने पर NaAlO2 बनता है, जिसको कि हम सोडियम मेटाइल्यूमिनेट कहते हैं। फिर आगे ये रिएक्शन सेम ही है। आगे क्या होता है कि इसकी रिएक्शन जो है वो H2O के साथ करा दी जाती है और AlOH3 बनता है। AlOH3 को फिर गर्म किया जाता है, यानी कि इसका निस्तापन करते हैं तो शुद्ध एल्यूमिना बनता है, यानी कि Al2O3 बनता है। ठीक है, तो यानी कि दोनों रिएक्शनें सेम है, लेकिन पहले वाली में तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया गया था और सेकंड जो है उसके अंदर Na2CO3 यूज़ किया गया था। फिर तीसरा मेथड आता है। तीसरे मेथड में क्या है, आप रिएक्शन को देखिए। इसमें बॉक्साइट की जो रिएक्शन है वो कार्बन यानी कि कोयले के साथ कराई जा रही है, जिसको कि कोक कहा जाता है। कोक के साथ जब बॉक्साइट की अभिक्रिया कराएंगे और नाइट्रोजन की उपस्थिति इसमें जो है वो रखी जाती है, तो लास्ट में एल्युमिनियम नाइट्राइड बनता है। फार्मूला जो है आपके सामने लिखा हुआ है ALN, इसको हम एल्युमिनियम नाइट्राइड कहते हैं। एल्युमिनियम नाइट्राइड जब बना, इस एल्युमिनियम नाइट्राइड को फिर क्या करा जाता है? वापस इसकी जल से क्रिया कराते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना, फिर उसका निस्तापन करवाया, यानी कि उसको हमने गर्म किया तो Al2O3 बना। ठीक है, तो ये इसका तरीका है कि किस प्रकार से इसको जो है एल्यूमिना इससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये भी 3 विधियाँ इसके अंदर आपको याद रखनी है। ये एल्युमिनियम को जो है एल्युमिनियम के अयस्क को सांद्रित करने की विधियाँ हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में जो है तीसरा स्टेप आ जाता है। दूसरा स्टेप जो है वो कंप्लीट हुआ। तीसरा स्टेप जो है मेटलर्जी के अंदर हमने पढ़ा था कि जो सांद्रण हो जाता है जब धातु का, अयस्क का, तो उस अयस्क से फिर अशुद्ध धातुओं का निष्कर्षण या ऑक्साइडों का निष्कर्षण किया जाता है। तो इस मेथड में आप देख रहे हैं कि सांद्रित अयस्कों से मुक्त अवस्था में अशोधित धातु प्राप्त करने की विधि को निष्कर्षण कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो सांद्रित अयस्क है ना, उसको गर्म करना होता है।
गर्म करने के दो तरीके हैं, एक तो होता है वायु की उपस्थिति में और एक होता है वायु की अनुपस्थिति में। ठीक है, जब वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसको निस्तापन कहा जाता है, और जब वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसको भर्जन कहा जाता है। तो चलिए अब हम निस्तापन के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए निस्तापन क्या होता है। इसमें क्या है कि जब भी जो सांद्रित अयस्क है उसको जब हम परावर्तनी भट्टी के अंदर रिवर्बरेटरी फर्नेस में गर्म करेंगे तो वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर ये देखिए इसके लाभ लिखे हुए हैं कि अयस्क की नमी दूर हो जाती है, कार्बनिक अयस्कों की अशुद्धियाँ नष्ट हो जाती हैं, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइडों में बदल जाते हैं और पदार्थ जो है वो छिद्र युक्त या पोरस हो जाता है। ये इसमें कुछ अभिक्रियाएँ लिखी हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही गर्म किया तो CaO में बदला, Al2O3.2H2O को यानी कि बॉक्साइड को गर्म किया तो Al2O3 में बदला, कैलामाइन को बदला जैसे ZnCO3, इसको गर्म किया तो ZnO में बदला। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे जो हैं वायु की अनुपस्थिति में गर्म किए जाते हैं और आगे जाके ये ऑक्साइडों में बदल जाते हैं। तो एक तो ये इसका मेथड है। दूसरा मेथड जो है वो है भर्जन। तो भर्जन के अंदर क्या होता है, ये इसमें भट्टी दी हुई है, परावर्तनी भट्टी। इसके अंदर भर्जन जो है, निस्तापन भी इसी में होता है, भर्जन भी इसी में होता है। इसके बाद में भर्जन की हम बात करते हैं। तो वायु की अधिकता में, यानी कि भर्जन वो प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को गर्म किया जाएगा लेकिन वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा। ठीक है, तो वायु की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो इससे क्या होता है, कोई भी जो अशुद्धियाँ हैं वो ऑक्साइडों के रूप में बाहर निकल जाती हैं। तो देखिए इसके अंदर आर्सेनिक है, जैसे आर्सेनिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया तो वो आर्सेनिक ऑक्साइड बना लिया। एंटीमनी को गर्म किया तो एंटीमनी ऑक्साइड बना। फिर नीचे देखिए रिएक्शन इसमें दी हुई है, PbS यानी कि गैलेना को जब हमने गर्म किया तो ये PbO में बदल गया और SO2 जो है अशुद्धि के रूप में बाहर निकल जाती है। फिर देखिए ZnS, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया तो ZnO में बदला और SO2 जो है वो अशुद्धि के रूप में अलग हो जाती है। तो ये भर्जन की प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, भर्जन जो है वो वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म किया जाता है। कुछ और अभिक्रियाएँ आप इसमें देख सकते हैं, जैसे कॉपर पायराइट है, ये CuFeS2 जो है ना, ये कॉपर पायराइट का फार्मूला है। इसको अपने क्या करते हैं, इससे कॉपर पायराइट से तांबा प्राप्त किया जाता है। तो तांबे को, इस अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया तो आगे आप देख रहे हो कि Cu2S बन रहा है एक तो, और एक FeS बन रहा है। Cu2S है ना, उसको कॉपर ग्लांस कहा जाता है। फिर देखो FeS जो पहले स्टेप में बना था उसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई गई, ऑक्सीजन के साथ दोबारा, यानी कि एक ही कंटेनर के अंदर अभिक्रियाएँ हो रही हैं ये। तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये FeO बना, Cu2S + 3O2। Cu2S जो है उसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दी, O2 के साथ, तो Cu2O बना। फिर Cu2O जो है वो FeS के साथ क्रिया करके Cu2S बना लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है। अच्छा, लास्ट में अभिक्रिया जो है वो FeO और SiO2, SiO2 जो है वो सिलिका है, सिलिका की अभिक्रिया FeO से कराने पर FeSiO3 बन जाता है, यानी कि धातुमल बनता है। तो ये अभिक्रिया जो है इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो अयस्क था वो ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाता है। फिर लास्ट के अंदर एक इसके अंदर ये टॉपिक आता है जिसमें भर्जन और निस्तापन की परस्पर तुलना की गई है। तो भर्जन और निस्तापन की परस्पर तुलना जब करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसमें अंतर लिखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें निस्तापन और भर्जन में अंतर पूछा जाता है। इसमें निस्तापन के बारे में हम कह सकते हैं कि निस्तापन जो है उस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, यानी कि एयर की एब्सेंस होती है। और भर्जन जो है उसमें क्या है कि वायु की अधिकता में गर्म किया जाता है। निस्तापन के अंदर क्या होता है, कार्बोनेट जलयोजित ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइडों का उनके ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन भर्जन में क्या होता है, सल्फाइड अयस्क जो है वो लिए जाते हैं और उनको ऑक्साइडों में बदला जाता है। निस्तापन में फिर तीसरा पॉइंट है कि अयस्क निर्जलीकृत हो जाते हैं, और इसमें क्या होता है, भर्जन में अयस्क जो है वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, नीचे कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं उदाहरण के रूप में, तो ये आपको याद कर लेना है। निस्तापन और भर्जन का जो अंतर है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है भाई, बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भर्जन तथा निस्तापन में अंतर लिखो। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, भर्जन और निस्तापन में क्या क्या अंतर होता है।
ये हमारा जो है तीसरा स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं आपको दोबारा याद करा दूँ कि हम लोगों ने जब निष्कर्षण की प्रक्रिया को पढ़ा था तो शुरू में क्या होता है, पहला जो स्टेप होता है वो होता है अयस्क का पीसना। फिर दूसरा स्टेप होता है अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण में हमने 4 विधियाँ पढ़ी थी। पहली थी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरी थी चुंबकीय पृथक्करण विधि, तीसरी थी झाग प्लावन विधि और चौथी विधि आज हमने पढ़ी है जिसको हमने कहा रासायनिक पृथक्करण विधि। तो ये दूसरा स्टेप यहाँ कंप्लीट हो गया था। फिर तीसरा स्टेप जो है वो है सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइडों में परिवर्तन। तो धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करने की 2 विधियाँ हैं, एक है निस्तापन और दूसरी है भर्जन, जिसके बारे में आज हमने पढ़ लिया कि निस्तापन और भर्जन क्या होते हैं। और लास्ट में हमने ये भी सीख लिया कि निस्तापन और भर्जन में अंतर क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा स्टेप यहाँ पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि अब ये धातु ऑक्साइड जो बन गए हैं उनका फिर अपचयन कैसे कराया जाता है, अपचयन कैसे होता है। तो अपचयन की भी जो है वो 4 विधियाँ हैं जिनको कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे। थैंक यू।